हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 10 लगभग छोटे छोटे लेक्चर देखे हम, लेकिन 10 लेक्चर देख चुके हैं हम। और अभी लास्ट जो हमारे प्रॉब्लम्स रही, जिन पे भी मतलब एनएलएम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो सारी हो गई है। और आज हमारा स्प्रिंग और सूडो फोर्स, लाइक नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स लगता है उसको सूडो फोर्स बोलते हैं, तो उसके रिलेटेड आज बात करेंगे हम। और उसके बाद में फ्रिक्शन रहेगा अपना, ठीक है। तो फ्रिक्शन अलग से पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, आइए मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में ये प्रॉब्लम सारी हम देख चुके थे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये मंकी वाला भी क्वेश्चन किया था हमने, और इक्विलिब्रियम को भी समझा हमने, और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आज एक दो मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, 2 क्वेश्चन आपको। आई होप आपने किया होगा, ट्राई तो किया होगा एटलीस्ट। तो वो मैं पहले प्रॉब्लम समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको 2 डायग्राम दे रखे हैं, फिगर 1 फिगर 2, ठीक है। और दोनों में ही ध्यान रखना, आपको टेंशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? टेंशन। यहाँ पे स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग, अलग अलग स्ट्रिंग है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। और इस डायग्राम में एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो अब आपको प्रॉब्लम एक लेनी है, देन उसके बाद में सेकंड लेनी है। ये पूरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब आपको फोर्स को कंपोनेंट्स करने हैं, किसमें? एक्स में और वाई में। एक्स और वाई में दोनों में कंपोनेंट करोगे आप, और उसके बाद में बैलेंस कर दोगे कि इधर वाला फोर्स इधर वाला के बराबर। ओके, सेम ऐसे ही इसमें करना है। चलो, और इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ये, और सेकंड में पूछ रहा है आपको कि इसमें टी मिनिमम कितना हो सकता है। यदि इसको आप हॉरिजॉन्टल ना रखे, कुछ एंगल पे रखे, तो ये बोल रहा है कि ओबी स्ट्रिंग में, ये ओए स्ट्रिंग में टी मिनिमम कितना होगा। ध्यान रखना, ये पूछ रहा है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं निकालने की। आ जाओ एक बार देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम में डायग्राम दे रखा है आपको, और हम इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो इसमें टीबी टीबी टेंशन है और इसमें टीए टेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, इस पॉइंट के लिए तुम एफबीडी बनाओ ओ के लिए, तो ऊपर क्या लग रहा है? इधर इसके कंपोनेंट कर लेंगे हम। देखो यहाँ पे थीटा है एंगल, आपको दिख रहा है यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, जेड में बन रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी थीटा होगा। अब इस टीबी का कंपोनेंट करो। देखो ये तो हॉरिजॉन्टल में ही है, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, वो वर्टिकल में है। अब ये जो टीबी है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में नहीं है, तो इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लेके आने की ट्राई करते हैं। क्या करोगे? इसके कंपोनेंट करोगे। कैसे? जिधर थीटा होता है उधर कोस कंपोनेंट होता है, बिल्कुल। तो इधर लिखेंगे हम टी बी कॉस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे हम? टी बी साइन थीटा। बाकी अपनी डायरेक्शन में सब फोर्स, ठीक है, जो कि मैंने कल सिखाया था एफबीडी में आपको। तो आ जाओ सबसे पहले इसमें मैंने लिख दिया टी बी साइन थीटा, और इधर टी बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, ठीक है। और इधर क्या है? टी ए। और इधर क्या है? एम जी। एम कितना है इसका? अच्छा, वो कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखा हुआ है कि नीचे की तरफ 10√3 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। वो वेट डायरेक्ट दे रखा है, वेट उसका 10√3। ओके, चलो, तो अब देखो, मैंने कंपोनेंट किया इधर और इधर लिख लिया, मतलब जो टीबी इधर लिखा हुआ था अब उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि उसके कंपोनेंट हम कर चुके हैं। इधर कंपोनेंट आ गया, इधर कंपोनेंट आ गया। ये ऑलरेडी था, ये भी ऑलरेडी था। क्या मैं एक्स को लिख सकता हूँ ऐसे, इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ? ये एक दूसरे का अपोजिट है और ऐसे इक्वल है। और ऐसे ही मैं सिग्मा एफ वाई में लिख सकता हूँ, वाई डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने लिखा कि 10√3 इक्वल टू टी बी साइन 60। तो मेरी 2 इक्वेशन बन गई, 1 और 2, है ना। दोनों को डिवाइड कर लो। दोनों को डिवाइड करोगे तो बताओ क्या लिख सकते हो तुम? टी ए अपॉन
tan√3 और ये टीबी से टीबी कट जाएगा, cos 60 अपॉन sin 60। इनको फर्दर सॉल्व कर लो, तो इनको सॉल्व करोगे तो टीबी कितना आ जाएगा, ये tan√3 तो उधर गया और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और ये √3/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो टीबी कितना आया, ये टीए कितना आया, टीए आया है आपका 10 न्यूटन। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही आप टीबी निकाल लो जब टी आ गया तो आपके पास। अब बताओ, अच्छा टीबी तो ऑलरेडी डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन से भी निकल जाता है आपका, क्योंकि टीबी को sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इक्वल टू tan√3 हो रखा था, है ना। तो √3 से √3 कट गया, तो टीबी कितना आया आपका 20। ये पहले डायग्राम के लिए कैलकुलेशन हो गई आपकी, ठीक है, जिसमें टीबी 20 आया है और टीए 10 आया है। अब ये बोल रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है आप। फिर इसके बाद में ये बोल रहा है कि बताओ, ये जो टीए वाली स्ट्रिंग है, इसको थीटा एंगल पे रख दे हम, मतलब ऐसा कुछ कर दे हम, ऊपर डायग्राम दे रखा है ऐसा, तो थीटा एंगल पे कर दे हम, तो बताओ इसकी क्या मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो आप वापस ऐसे ही करोगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और इनके कंपोनेंट करोगे, तो इधर क्या आ जाएगा वापस टीबी इधर आएगा टीबी cos 60 और इधर टीबी sin 60। इधर इधर टीए है, इस बार टीए के भी कंपोनेंट बनेंगे, इधर थीटा है तो इधर थीटा होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा टी ए cos 60, है ना, और इधर क्या आ जाएगा टी ए sin 60। पता ना, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, इसीलिए तो इस वाले के मैंने कंपोनेंट कर दिए टीए के। ठीक, नीचे हमारा वेट लगा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट है। तो इस बार इसका एफबीडी डायग्राम कैसे बनेगा देखो, इसका एफबीडी तुम डायग्राम देखो, तो यहां से ऐसे दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, यही बना देते हैं। तो इधर ए की फोर्स है टीवी cos 60, है ना, और इधर क्या है टी ए साइन थीटा, और ऊपर दो है, एक तो टीबी cos 60 है, साइन 60 है, एक तो है आपका टी ए साइन 60, टी ए टीबी साइन 60 है, और एक आपका टी ए कॉस थीटा, नीचे लगा हुआ है tan√3। अब इसको बैलेंस करना है, तो आपकी एक इक्वेशन तो दिख रही है आपको इधर से कि टी ए साइन 60, टी ए साइन थीटा इक्वल टू वाई एक्स डायरेक्शन में टी बी कॉस 60, है ना। और दूसरी इक्वेशन है ऊपर की तरफ देख के हम ऊपर से, मतलब इनको बैलेंस करें हम, तो एक इक्वेशन आपको दिखेगी यहाँ पे टी बी कॉस 60 प्लस टी ए कॉस थीटा, ये साइन था साइन 60, और टी ए कॉस थीटा इक्वल टू tan√3, ये दिखेगा आपको, है ना। अब इसके अंदर हम यदि यहाँ से टीबी की वैल्यू निकाले, तो टीबी की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, यहाँ से टीबी की वैल्यू निकाल के इसमें डालते हो तुम, तो आप डालोगे टी ए साइन थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस
60 की वैल्यू, तो यहाँ पे टीबी की वैल्यू डालो, तो टी ए डॉट साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस 60 साइन 60 प्लस टी ए, अब टी ए क्या है, टी ए ही है, और कॉस थीटा इक्वल टू tan√3। अब ये देखो, इसको क्या बोल सकते हो तुम, इस पूरे नंबर को क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो साइन 60 अपॉन कॉस 60 को मतलब tan60। tan60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan60 की वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक है, तो tan60 की, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप टी ए, tan60 की वैल्यू है √3। अच्छा टी ए कॉमन ले लो, और यहाँ पे tan बचा, tan60 की वैल्यू होती है √3 और बच गया साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे टी ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ cos थीटा बचा इक्वल टू tan√3। ठीक है, अब वो हमें टी मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा था, तो देखो टी ए, पहले तो टी ए का इक्वेशन बना लो तुम, तो टी ए बन के आया तुम्हारा, यहाँ से टी ए बन के आया tan√3 डिवाइड बाई √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, ये बन के आया। अब हमें टी मिनिमम चाहिए, तो देखो टी मिनिमम मैं लिख सकता हूं, टी मिनिमम, एक पे बात हो रही, ध्यान रखना, एक के लिए टी मिनिमम कितना होगा, जब ये नीचे वाला कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, मतलब ये मैक्सिमम होगा ना, ये मैक्स होगा, तब ये मिनिमम होगा, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो याद करो बेसिक मैथ्स में आपने ऐसा पढ़ा होगा एक, कि जब भी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हो, तो उनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहां पे रहती है, याद है आपको, इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे, इसकी मिनिमम वैल्यू तो होती है √-a² प्लस b² और मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² प्लस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan√3, और यहाँ पे a और b क्या है, √3 और b क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 मान लो, है ना। तो आप मानोगे यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करके वैल्यू लिख दो, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आया tan√3 डिवाइड बाई, इसको सोल्व करेंगे तो √3 का 3 और 1 4, √4 का मतलब 2, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 5√3। ये आपका आंसर आया है। ओके, समझ गए, तो ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए फास्ट कैलकुलेशन करने की। चलो नेक्स्ट, ये पता नहीं रिकॉर्डिंग का बटन पहले स्टार्ट होता है, देख लो दोबारा से। ये आप इसके अंदर टी का मतलब एफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब पहले वाले की तरह ही आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो, ए इक्वल टू पुलिंग फोर्स कौन सा है ये, मतलब ये सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, टी टी कैंसिल, टी टी कैंसिल, एफ एस कैंसिल, तो आपको पुलिंग फोर्स कौन सा मिलेगा, सिर्फ M2G। M2G पुलिंग फोर्स है डिवाइड बाई टोटल सिस्टम का मास, ए लिख दिया हमने। टी लिखोगे, याद करो डायरेक्टली लिखते थे हम, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाई टोटल मास, है ना, या एफबीडी करके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ओके, और x के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि x क्या होगा, mg/k, है ना। और याद करो मैं इस पॉइंट के लिए क्या बोल रहा हूं, इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि t आपका fs के बराबर है, और यहाँ पे fs आपका mg के बराबर है ना। तो हमने fs mg के बराबर लिख के और x को इक्वल किया, x इक्वल टू ये आया M2G अपॉन के,
तो हम ये भी तो लिखेंगे ना ऊपर वाले पॉइंट के लिए कि टी आपका के एक्स के बराबर है ना। तो आप यहाँ पे के की वैल्यू निकालो तो क्या लिखोगे, टी अपॉन, मतलब यहाँ पे टी भी तो निकाल सकते हो ना, के को क्या लिखोगे आप एक तरह से, एक मिनट, मतलब टी इक्वल टू के एक्स भी लिख सकते हो, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, टी अपॉन के, और टी को अभी अभी आपने निकाला क्या कि सर टी ये होता है m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 के m1 प्लस m2, तो x को ये भी तो लिख सकते हो, है ना। डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किसने कैसे सोचा है। ओके चलो ठीक है, ये चल रहा है तो ध्यान रखना, ये कब आया, ये जब मूव है तो लिखना है ऐसा कि टी एफ एस के बराबर है, और इक्विलिब्रियम में रहा तो, इक्विलिब्रियम में रहा तो इक्विलिब्रियम में ये रहेगा x इक्वल टू एम जी वाई के। ओके तो इक्विलिब्रियम में है तो ये, मूव है तो ये, इतना x आ रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, है ना। चलो अब आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो एक ऐसे हाथ से हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक है, और इसके लिए इधर ये कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, है ना, यहाँ पे हाथ और इसके बीच में ब्लॉक नॉर्मल इधर लगाएगा, हाथ का नॉर्मल इधर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप इसके डायग्राम के अंदर शो कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ क्या क्या दिखाओगे आप, लाइक आपने एक छोटी सी एफबीडी बनाई इसके लिए, तो बताओ के एक्स किधर लगेगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर, और आपने एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रखा है, एफ इधर, और एम है आपका मास है, मास एम है तो ऊपर की तरफ एन लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, है ना। ये लग रहा होगा, इसके अलावा और भी जो भी फोर्स है उनको भी दिखा दो, ठीक है। अभी फ्रिक्शन पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन भी कैलकुलेट होने लग जाएगा कि ये इधर मूव हो रहा है तो आपका फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। चलो तो ये सिंपल एफबीडी पूछ रहा है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो भी निकाल सकते हो कि फोर्स कितना है, तो एफ की वैल्यू के एक्स के बराबर कर देना, राइट। और एक्शन रिएक्शन वो मैंने बता दिया, एक्शन रिएक्शन कि किधर किधर लग रहा होगा, ये हाथ इस पे लगा रहा होगा, यहाँ पे देखो ये वाला जो हाथ है इस पे लगा रहा होगा तो ब्लॉक हाथ पे लगा रहा होगा, यहाँ पे एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, के एक्स इधर लग रहा होगा, के एक्स मतलब स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। बस ये इसके रिएक्शन फोर्सेस सारे, ये उसका आंसर था। अब देखो इधर, एक मिनट, तो अब इसके अंदर देखो आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का के दे रखा है, दो स्प्रिंग लटकी हुई है, एक मास दे रखा है आपको 1 केजी का और दूसरा दे रखा है 2 केजी का, ठीक। एक सिस्टम ऐसे है, दो स्प्रिंग कनेक्टेड है आपकी, ठीक है, और इसका के 100 है, उस ऊपर वाले का भी के 100 है, तो आप और इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम, तो बताओ T1 T2 क्या हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे टेंशन कितनी आ रही होगी। तो मैंने बोला ये एज ए रस्सी की तरह काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रस्सी की तरह सोचो इसको। तो मैं सबसे पहले इसकी एफबीडी बनाता हूँ नीचे वाले की, ठीक है। तो इसकी एफबीडी बनाओगे तो ऊपर बताओ, ऊपर टी बोलो या एफ एस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ऊपर टी क्या लिखोगे, अच्छा नीचे पहले इसकी बनाते हैं ना, नीचे वाले की इसकी, तो नीचे कितना लग रहा होगा इसका बताओ, इसका नीचे लग रहा होगा सर 20 न्यूटन, इस पूरे ब्लॉक का 20 न्यूटन नीचे लग रहा होगा इसका वेट, और T2 ऊपर लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम में है, तो T2 को क्या लिखोगे 20 न्यूटन, समझ गए, वही स्प्रिंग का फोर्स है ना। T2 इतना लग रहा है, ठीक है, और T2 आपका किसके बराबर है, kx के बराबर है, तो 20 kx, तो x1 x2 बोल दो इसको, सेकंड स्प्रिंग है, मतलब इस वाले स्प्रिंग में मैं x2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो x2 कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 100 सर, मतलब 0.2, और किस में, मीटर में, 2 मीटर, ठीक है। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना 20 सेंटीमीटर। चलो ये तो आपका x2 आ गया। अब इसकी बात करते हैं ऊपर वाले की कि इसमें एक्सटेंशन कितना आ रहा होगा, है ना। तो ऊपर वाले की एफबीडी बनाओगे, इधर ही बना देता हूं मैं,
ऊपर वाले में क्या लग रहा है, इधर एक तो 20 न्यूटन लग रहा है, एक तो T2 लग रहा है, और एक नीचे वाले का मास भी लग रहा है, ध्यान रखना T2 लग रहा है और इस ऊपर वाले का मास लग रहा है, ये कितना है 1 kg, m1g लिख देते हैं, 1 m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 10 न्यूटन लग रहा है नीचे, और ऊपर T2 लग रहा है, T1 लग रहा है, ऊपर T1 मानते हैं, नीचे वाले को T1 माना था तो इसलिए हम T1 मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 kg का ब्लॉक है। अब बताओ यहाँ पे आप लिख सकते हो T1 इक्वल टू m1g प्लस T2, है ना, और T2, और T2 हमने निकाला था 20 न्यूटन है, तो T1 कितना आया, m1g 10 न्यूटन और ये 20 न्यूटन, तो T1 आया हमारा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन, और T1 किसके बराबर होगा, kx1 के बराबर होगा जो कि 30 न्यूटन है। तो x1 कितना आया बताओ, x1 कितना आया 30 डिवाइड बाई 100, मतलब 0.3 आएगा, मतलब x1 कितना आया 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये मीटर में आया, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में लिख लो, तो x2 x1 आ गया है। क्या ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन, सिर्फ एफबीडी बनानी है और उसको t मानना है, और t किसके बराबर होगा, kx के, जब इक्विलिब्रियम होगा तो, ध्यान रखना, ओके। तो आपको ऐसे लिखना है कि t जो भी टेंशन मान लेना, पहले रस्सी की तरह मान लेना, फिर उसको t को किसके बराबर रखोगे, kx के बराबर, क्योंकि वो टेंशन ही क्या स्प्रिंग को एक्सपेंड कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, तो इसका मतलब kx, fs की वैल्यू kx और kx t के बराबर है, तो आपको एज ए स्ट्रिंग मान के काम कर लेना है और बाद में kx की वैल्यू रख देना है, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है, आगे दे रखा है इसका डायग्राम इक्वेशन का, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है और स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, के की वैल्यू दे रखा है और फिगर दे रखा है आगे, ये है, ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछा उसमें, ठीक है। अब ये वापस वैसा ही ब्लॉक है, इसमें टी पूछा है आपसे, अब बताओ इसकी एफबीडी बनाओगे तुम तो क्या लिखोगे, मैंने बोला फिर वापस कि ये टी की तरह ही काम करेगा, तो यहाँ पे मान लो T1, यहाँ पे भी मान लो T1, ठीक है, और इधर मान लो क्या, अच्छा इसकी एफबीडी बनाते हैं इसकी, तो यहाँ पे T1 ऊपर और 3 kg का मास है, और m3g मतलब 3 इंटू जी 30 न्यूटन नीचे, ठीक है, और ये रुका हुआ है सारा सिस्टम, मतलब T1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन, है ना भाई, जब रुका हुआ है तो, ठीक है। अब ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं बी की, तो बी में क्या हो रहा है, टी ऊपर लग रहा है, T1 नीचे लग रहा है, और इसका वेट भी लग रहा होगा W, W2 बोल दो, M2G मतलब 2 kg का मास है ये, तो 2 इंटू 10 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, और T1 हमारे पास 30 न्यूटन आ चुका है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों का समीशन, रुका हुआ है तो इन दोनों का समीशन, है ना, तो टी कितना आएगा T1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है, W2 बोल रहे हैं हम, ठीक है, तो T1 है 30 न्यूटन और ये है 20 न्यूटन, तो टी कितना आया 50 न्यूटन, है ना, तो ये 50 न्यूटन आ गया है, ठीक है। अच्छा ये चल रहा था क्या, एक बार देखें, एक बार क्या था, ये चल रहा था क्या, हाँ भाई चल रहा था, ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ तो ये चल रहा था, तो इसका मतलब फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते, फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसका मतलब ये भी ए से लिखना पड़ेगा और इसको भी ए से दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक मिनट रुको, तो अब देखो आप, ये चल रहा है तो आपको पहले ए निकालना पड़ेगा, अब मान लो ये नीचे की तरफ जा रहा है ए से, तो आपको ए लिखना पड़ेगा, इधर भी ए लिखना पड़ेगा, है ना, तो अब मोशन में है तो पता है ना कैसे इक्वेशन लिखते हैं, रेस्ट में होता तो जो अभी लिखा मैंने वैसे लिख सकते थे, लेकिन मोशन में है तो अब देखो ये जो मेरी खोपड़ी के ऊपर दिख रहा है ना उसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बताओ ये कितना आया था अपना 30 है ना, 30 न्यूटन, इसका W1, तो W1 ऊपर है, तो W1 माइनस टी इक्वल टू क्या लिखोगे M इंटू ए, तो M3A,
इसको m3 बोल रहा हूं मैं, तो ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। इसके लिए क्या लिखोगे, देखो T1 प्लस W2 माइनस T इक्वल टू M2A, है ना। और क्या लिखना पड़ेगा, और लास्ट वाले की भी एफबीडी लिख सकते हो तुम, इसकी भी लिख सकते हो। इसको तो सिर्फ T खींच के लेके जा रहा है, इक्वल टू M1 इंटू A, ये इक्वेशन लिख सकते हो। अब तो इक्वेशन लिखना आ गया होगा आपको। अब बताओ, मेरे पास A हो तो मैं सारी इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं, तो A के लिए अभी भी वही ट्रिक लगाएंगे हम कि पुलिंग फोर्स कौन सा है। तो पुलिंग फोर्स देखो कौन सा है, ये पुलिंग फोर्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये 2 kg का जो वेट होगा ना नीचे 20 न्यूटन वो होगा, और एक 3 kg का जो वेट होगा वो लेके जा रहा होगा, मतलब इन दोनों के जो W1 W2 है वो लेके जा रहे होंगे। तो इसका W1, इसका W1 और इसका W2 नीचे लेके जा रहे हैं ना, वो है पुलिंग फोर्स। तो दोनों का वेट कितना है बताओ, दोनों के वेट के लिए मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा सर M3G प्लस M2G डिवाइड बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। ये 20 है, ये 30 है, और दोनों तीनों का मास कितना है 2 3 1 6 kg है। तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखोगे आप 50/6। समझ गए, ये वैल्यू आपको पुट करनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो आप, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको वैलिड है। मैं इसी में कर देता हूं कि एक तो टी पूछा था ना, तो टी देखो M1 कितना है 1 kg, ए कितना है 50/6, तो एक तो यही आ जाएगा आपका 50/6 न्यूटन लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। दूसरा हमें पता करना था एक्स के बारे में, है ना, कि एक्स कितना एक्सटेंड हुआ। तो यहां पे जो T1 बन रहा था इसमें, इस वाले में T1, इसको हम T1 लिखेंगे नाम, ये T1 नाम दिया है इसको, ठीक है। तो ये जो T1 था ना, वो स्टडी स्टेट में kx के बराबर था, तो x के बारे में पूछ रहा था वो, है ना। तो आप यहां से लिख सकते हो कि W1 कितना है 30 न्यूटन, माइनस T1 है आपका kx इक्वल टू M3 है 3 kg इंटू A है आपका 50/6। ये 2 टाइम कट गया, 2 से 25 हो गया, 30 माइनस 25 इक्वल टू kx, है ना। तो k की x की वैल्यू क्या आई, वो k शायद दे रखा था वहां पे, तो यहाँ पे 5 आया, 5 अपॉन k की वैल्यू दे रखा था वहां पे 50, ठीक है। तो k की वैल्यू है 50, तो क्या x की वैल्यू आ गई 1/10, मतलब 0.1 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी। समझ गए, समझ गए ना। तो ऐसे सारी चीजें निकाला हमने, एक्सेलरेशन, टेंशन, x की वैल्यू, और x की वैल्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका यूज किया हमने, ठीक है। कि इस इक्वेशन में हमें पता है जो T1 है वो kx के बराबर होगा, तो देखो T1 को मैंने kx के बराबर रखा है यहाँ पे, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो स्प्रिंग का अपना ये हो गया है, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये है देखो, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे ये कट वाला है, बताओ मैं स्ट्रिंग को कट कर दूं, यहाँ पे स्ट्रिंग को कट कर दूं, ठीक है, इसको कट कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा। तो ये तो ध्यान रखना, ये जो नीचे ब्लॉक लग रहा है ना, वो तो फ्री फॉल गिर रहा होगा। अरे ऐसे तो होगा कि ये स्प्रिंग का ये मास तो क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा, और ये मास आपका नीचे जा रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फ्री फ्री फॉल हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका mg लेके जा रहा होगा इसको। बट इसका एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा इस पे कि इसका मास कितना है ना। तो ऐसा हो रहा होगा जब ये कट किया होगा, तो इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, तो देखो ए का एक्सेलरेशन तो मैं पहले बोल दूं, ए का एक्सेलरेशन तो जी ही रहेगा आपका, समझ गए ना। ए कौन है, ये, इसको जैसे ही कट किया
तो ध्यान रखना रस्सी को जैसे ही कट किया तो रस्सी ढीली हो जाती है, टेंशन खत्म। जैसे रस्सी को आप कट करोगे तो कट के टाइम जो टी टेंशन होगा रस्सी में वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाले इक्विलिब्रियम, इससे पहले वाले वो बना लो, इसकी एफबीडी बना लो। तो एफबीडी क्या बनाओगे बताओ? ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इसको T1 बोल देते हैं और इसको T2 बोल देते हैं, इसको भी T2 बोल देते हैं। अब बताओ इसके लिए नीचे वाले के लिए एफबीडी क्या थी? पहले T2 की वैल्यू थी आपकी, ये रुका हुआ था, ठीक है, तो T2 की वैल्यू आपकी mg के बराबर थी पहले, ठीक। ऊपर वाले के लिए एफबीडी बनाए हम, तो ऊपर T1 लग रहा था, नीचे T2 लग रहा था और नीचे इसका वेट भी था mg, ठीक है। तो पहले T1 इक्वल टू T2 प्लस mg था, ठीक है। जैसे कट हुआ, जैसे ही कट हुआ तो T2 की वैल्यू 0, मतलब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। अब वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, है ना। तो अब देखो, तो हम इसका ब्लॉक बनाएंगे, इसका ऊपर, अच्छा मतलब इसको लेके कौन जा रहा है? अब इसका पुलिंग फोर्स वो कितना है? kx है, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं ना। अरे जब इक्विलिब्रियम में था तो टी और पूरा का पूरा बैलेंस था, जैसे कट हुआ तो उसको उसकी स्प्रिंग फोर्स ऊपर लेके जा रही होगी, तो वहां पे पुलिंग फोर्स कौन सा है? वहां पे ध्यान रखना पुलिंग फोर्स कौन सा रहेगा? kx रहेगा आपका, ठीक है। तो जब ए एक्सेलरेशन आप लिखोगे तो पुलिंग फोर्स लिखते हैं हम एफ नेट, है ना, तो पुलिंग फोर्स रहेगा kx, ध्यान रखना। और टोटल मास कितना है? बस इसका मास m ही है, अब तो मास ही m है, तो ये एक्सेलरेशन आ रहा होगा। अच्छा, और इससे पहले x कैसे निकालोगे? x इक्विलिब्रियम से, कि x कितना था आपका पहले? x डिपेंड करता है T1 पे, T1, अब T2 कितना था? T2 था आपका mg, तो ये mg प्लस mg, T1 आ गया, T1 आ गया 2mg, तो T1 ही आपका kx था पहले, तो 2mg इक्वल टू kx, तो x की वैल्यू थी 2mg अपॉन k, इतना x था, ध्यान रखना पहले, या कि x की वैल्यू डाल दो 2mg, इसका मतलब है 2mg डिवाइड बाई m, m से m कट गया, इसका मतलब 2g। ये एक्सेलरेशन हो रहा होगा जैसे कट हुआ होगा, समझ गए? ये देखो मैंने क्या किया है, ये पहले इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है, और ये काम किया है मैंने कट के टाइम, कट के टाइम इसका नेट पुलिंग फोर्स निकाला हमने, नेट पुलिंग फोर्स उसको वही लेके जा रहा था, ये देखो, समझ गए? तो इसमें ये कट के टाइम हुआ, kx ऊपर की तरफ लगा आपका, तो पुलिंग फोर्स ओनली स्प्रिंग फोर्स था जो उसको ऊपर लेके जा रहा था, और m ब्लॉक को लेके जा रहा था, इस वाले ब्लॉक को, b ब्लॉक को, है ना, तो इस b ब्लॉक को स्प्रिंग फोर्स ऊपर लेके जा रहा था जो kx है, तो kx अपॉन m लिखेंगे, a एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब kx की वैल्यू के लिए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन से देखा हमने कि kx की वैल्यू 2mg के बराबर आ रही है, तो 2mg रख दिया डायरेक्ट यहाँ पे हमने, तो 2mg अपॉन m से m कट गया, तो g की वैल्यू a की वैल्यू g आ गई, तो ये b का एक्सेलरेशन आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो b का एक्सेलरेशन 2g है और a का एक्सेलरेशन g है, वो फ्री फॉल हो रहा है, समझ गए? आई होप यहां तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा, स्प्रिंग का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम सूडो फोर्स और फ्रिक्शन पढ़ेंगे कल, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।